नमस्कार, मैं दीपिका मिश्रा आप सभी लोगों का बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 5 का हिंदी सेकेंड में चैप्टर 3 शब्द तथा वाक्य विचार पढ़ेंगे। हिंदी सेकेंड में जो कि हमारा शब्द क्या होता है? शब्द एक या एक से अधिक ध्वनियों वर्णों के मेल से बने सार्थक समूह को या वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक जब वर्ण मिलकर के एक मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं, एक शब्द बनाते हैं, उसे हम शब्द कहते हैं। समूह बनाते हैं उसे हम शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक या एक से अधिक ध्वनियों वर्णों के सार्थक मेल से बने वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। जैसे देखिए कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं। फूल कैसे बना? फा में बड़े ऊ की मात्रा मतलब फा प्लस बड़ा ऊ, ला प्लस छोटा आ मतलब फूल। फिर चंद्र कैसे बना? चा प्लस आ, फिर अंक की बिंदु द, फिर आ और फिर रा आधा होगा क्योंकि उसमें पदेन की मात्रा लगेगी चंद्र। फिर लड़की और सूर्य। इस तरह से हमारे शब्द का निर्माण हुआ। जैसे कि हमने देखा कि जो हमारे ऊपर शब्द दिए हुए हैं उनमें जो शब्द जब कोई एक अर्थ मतलब निकले, जब तक कि कोई अर्थ नहीं निकलेगा तब तक वो शब्द नहीं कहलाएगा। एक मीनिंगफुल वर्ड होना चाहिए तभी उसका एक पर्टिकुलर अर्थ होगा, तभी हम उसे शब्द कहेंगे। अगर वर्णों के गलत मेल हो तो उन्हें शब्द नहीं कहा जाएगा। अब देखिए शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है। कौन कौन से? उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को फिर से 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द। और तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम क्या होते हैं? अपने मूल रूप में प्रयोग में आने वाले संस्कृत भाषा के शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। मतलब कि जो भाषा संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और अपने मूल रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे दुग्ध, पुष्प, दधि, आम्र आदि। फिर तद्भव शब्द क्या होते हैं? संस्कृत भाषा के जो शब्द बदले हुए रूप में हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे दुग्ध का हो गया दूध, पुष्प का हो गया फूल, दही का हो गया दही, आम्र का हो गया आम और मिठाई घी आदि। मतलब ऐसे शब्द जो कि संस्कृत भाषा के थे लेकिन हिंदी में आकर के उनका रूप परिवर्तित हो गया और हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा देशज शब्द। देशज शब्द क्या होते हैं? स्थानीय बोलियों से हिंदी भाषा में ग्रहण किए गए शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। मतलब जो कि हमारी हिंदी भाषा से या कि जो हमारी बोलियां हैं उनसे जो हिंदी भाषा में ग्रहण किए गए उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे लोटा, पकड़ी, झाड़ू, ठोकर आदि। फिर विदेशज शब्द क्या होते हैं? विदेशी भाषाओं से कुछ शब्द हिंदी भाषा में ग्रहण किए गए हैं उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे स्कूल, डॉक्टर, मशीन, पेंसिल, पुलिस आदि। अच्छा, अब ये कैसे शब्द है? ये अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के शब्द हैं। फिर कागज, खून, हजार, जमींदार, फकीर, बाजार, ये कैसे शब्द हैं? ये अरबी फारसी के शब्द हैं। और कुछ दिए हुए अलमारी, गोदाम, साबुन, पादरी, ये कौन से हैं? ये पुर्तगाली भाषा से लिए गए शब्द हैं। तो ये सारे जो कि अलग अलग भाषाओं से लिए गए हैं इसलिए हम इन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। अच्छा, संकर शब्द क्या होते हैं? जो दो भिन्न भाषाओं के मेल से बने हुए हैं। जैसे लाठी, चार्ज। लाठी हिंदी का शब्द है और चार्ज हमारा अंग्रेजी का शब्द है। मतलब दो भाषाओं से मिलकर के एक शब्द बना है इसलिए इसे संकर शब्द बोलेंगे और ये पूरा शब्द क्या हो जाएगा? लाठी चार्ज। सिनेमा घर और छायादार ये हमारे संकर शब्द हैं। अब देखते हैं अर्थ के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक होते हैं सार्थक और एक होते हैं निरर्थक। सार्थक शब्द क्या होते हैं? जो शब्द किसी अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे घर, पुस्तक, नगर, क्षेत्र, किताब, मेज आदि। ये सब हमारे क्या है? सार्थक शब्द हैं। फिर निरर्थक शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों से कोई अर्थ ना निकले उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्दों का प्रयोग प्रायः सार्थक शब्दों के साथ किया जाता है। निरर्थक शब्द क्या होते हैं? जिनका कोई अर्थ नहीं लिखता। जैसे रोटी वोटी, यानी हम रोटी वोटी नहीं खाएंगे। जब नाराज रहेंगे खाना वाना हमको नहीं खाना, तो ये जो वाना शब्द है इसका कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन अगर ये खाना के साथ लग गया तो उसके साथ प्रयोग में आ जाता है। तो खाना वाना। इस तरह से आपको समझ में आ गया शब्द कैसे बने। शब्द को हमने 2 भागों से 2 तरह से उसका वर्गीकरण किया। कैसे? एक उत्पत्ति के आधार पर, एक अर्थ के आधार पर। फिर उत्पत्ति के आधार पर हमने समझा 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। फिर जो हमारा होता है अर्थ के आधार पर 2 तरह से होते हैं, सार्थक और निरर्थक। अब देखिए
कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं जिसमें एक लड़की गा रही है, शायद से उसका नाम हर्षिता है, तो हर्षिता गीत गा रही है। फिर देखिए कुछ बच्चे खेल रहे हैं, चिड़िया उड़ रही है या चिड़िया उड़ती है, और फूल खिला है या फूल खिल गया है। तो ये क्या है, इन वाक्यों से हमें पता चल रहा है जिससे भाव स्पष्ट हो रहे हैं। ये सभी वाक्य अनेक शब्दों से मिलकर बने हैं। इन वाक्यों में आए सभी शब्द सार्थक हैं, मतलब जिनका अर्थ है। वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले सभी शब्द पद कहलाते हैं, मतलब एक वाक्य में जितने शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। वाक्य क्या होता है, किसी भाव या विचार को पूर्ण रूप से प्रकट करने वाले पदों, या फिर हम इसको और किस नाम से जानते हैं, सार्थक शब्दों को का समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य क्या होता है, किसी भाव या विचार को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए सार्थक शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। अब वाक्य के कितने अंग होते हैं, वाक्य के 2 अंग होते हैं। कौन कौन से, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। उद्देश्य क्या होता है, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। आप ये समझ लीजिए, जो हमारा कर्ता होता है वो उद्देश्य होता है, मतलब वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वो उद्देश्य होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए, राम पढ़ता है, राधा लिखती है, बच्चा सोता है और मोहन विद्यालय जाता है। इन सेंटेंस में क्या होता है, जैसे राम क्या हो गया, उद्देश्य हो गए, राधा क्या हो गई, उद्देश्य हो गई, बच्चा उद्देश्य है और मोहन उद्देश्य है। मतलब वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो हमारा उद्देश्य होता है, यानी जो हमारा कर्ता होता है वही उद्देश्य होता है। उसके बाद जैसे देखिए कुछ और एग्जाम्पल दिए हुए, रामू ये हमारा उद्देश्य है और पत्र नहीं लिखता है, ये क्या है, विधेय। अच्छा, विधेय क्या होता है, आप ये समझेंगे। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य क्या हुआ, वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है, मतलब जो कर्ता होता है उसे उद्देश्य कहते हैं। लेकिन उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। जैसे राम लिखता है, तो राम क्या हो गया, उद्देश्य, लेकिन लिखता है ये क्या हो गया, विधेय। जैसे मोनिका पुस्तक पढ़ती है, तो मोनिका क्या हो गई, उद्देश्य, लेकिन पुस्तक पढ़ती है ये क्या हो गया, विधेय। देशभक्तों ने भारत को आजाद कराया, तो देशभक्तों ने ये क्या हो गया हमारा उद्देश्य, और भारत को आजाद कराया ये हो गया हमारा विधेय। अब देखिए कुछ जो वर्ड्स अभी, जो सेंटेंस अभी तक हमने समझे, क्या, ध्वनियों वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। वाक्य में आए सभी शब्द क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। किसी भाव या विचार को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए जो समूह होते हैं वाक्य शब्दों के या पदों के समूह, सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं, 2। कौन कौन से, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। और विधेय क्या होता है, उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य और विधेय छांटते समय वाक्य में कर्ता को उद्देश्य तथा अन्य पदों को विधेय के अंतर्गत रखते हैं। अब देखिए वाक्य के प्रकार, हमारा जो वाक्य वो कितने प्रकार का होता है, वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य और मिश्रित वाक्य का मतलब एक ही है। तो अब सरल वाक्य क्या होता है, जिस वाक्य में एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होती है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे वह आगरा में रहता है, मोहन लिख रहा है, तो ये क्या हो गया, सरल वाक्य हो गया, इसमें एक ही कर्ता और एक ही क्रिया है। फिर संयुक्त वाक्य क्या होता है, जिस वाक्य में एक से अधिक साधारण वाक्यों को किसी समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जोड़ा जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। मतलब जब 2 वाक्य जुड़े होते हैं, कैसे, समुच्चय बोधक अव्यय, जैसे और, एवं, तथा, किंतु, ये सब क्या हो गए, समुच्चय बोधक अव्यय। जब इनके द्वारा 2 वाक्य जुड़े होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य। जैसे हमने रवि को बुलाया था किंतु वह नहीं आया, वह आया और चला गया। मतलब वह आया एक वाक्य, फिर हमने उसको जोड़ा कैसे, और चला गया, आया भी और चला भी गया, तो ये हो गया हमारा संयुक्त वाक्य। और थर्ड है हमारा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्या होता है, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष उसके आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे मैं जानता हूं कि तुम चोर नहीं हो, मतलब मैं जानता हूं, ये हो गया प्रधान उपवाक्य, और जो आश्रित उपवाक्य है कि तुम चोर नहीं हो, तो ये हो गया हमारा मिश्र वाक्य। ये आपका चैप्टर है बेटा, इसको अच्छे से पढ़िएगा, एक बार पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा, तो समझते हुए पढ़िएगा, और उसके बाद में जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके सारे नोट्स स्कूल मित्रा पर अपडेट कर दिए गए, अगर आपने अभी तक कॉपी नहीं किया तो उन्हें कॉपी कर लीजिए। अच्छे से रहिएगा, थैंक यू।